हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये स्टोरी से शुरू होता है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ओकेजन होता है अवसर, दिवाली के अवसर पर हरीश वेंट टू मार्केट विद हिज पेरेंट्स। तो जो हरीश है अपने माता पिता के साथ कहाँ पे जाता है, मार्केट में जाता है, बाजार में। दे परचेज्ड शूज एंड क्लोथ फॉर हिम। तो उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। ठीक है, तो किन्होंने, हरीश के पेरेंट्स ने हरीश के लिए। हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, उसकी माता ने बर्तन खरीदे। शुगर, चीनी खरीदी, टी, चाय खरीदी एंड दियाज, अर्दन लैम्प जिसको बोल देते हैं, वो दियाज खरीदे। हरीश ऑब्जर्व दैट द शॉप्स इन द मार्केट वर फ्लडेड विद आइटम्स फॉर सेल। तो हरीश ने देखा कि दुकान अत्यधिक सामान से भरी पड़ी है। ठीक है, ऑब्जर्व होता है, ध्यान से देखता है कि जो शॉप्स है ना वो बहुत ज्यादा सामान से भरी पड़ी है। तो फ्लडेड यहाँ पे हो गया, फ्लडेड का मतलब यहाँ पे लिया अत्यधिक सामान से भरे होना है, ना कि बाढ़ से लिया है। ही वॉन्टेड हाउ सो मैनी आइटम्स कुड बी मेड इन सच लार्ज क्वांटिटी। इतनी अधिक मात्राओं में जो शॉप्स भरी होती है उसको देख के वो हैरान हो जाता है। ठीक है, तो आगे हिज फादर एक्सप्लेन, तो उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं दैट शूज, क्लोथ, शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें कौन कौन सा, शूज जूते हो गया, कपड़े हो गया, चीनी हो गया, आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन इन लार्ज इंडस्ट्री। कहता है कि ये बनाए जाते हैं मशीनों द्वारा बड़ी इंडस्ट्री में। लार्ज इंडस्ट्री हमारी आ गया, बड़े उद्योग आ गए। ठीक है, और सम यूटेंसिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए स्मॉल इंडस्ट्री। तो छोटे उद्योगों में यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं। वाइल आइटम्स लाइक ए दिया, जिसमें दिया आ गए। अब मेड बाय इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत तौर पे, आर्टिशियन कारीगर जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा। हाउस होल्ड मीन्स की घरेलू इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, घरेलू उद्योगों में। हाँ जी, तो लार्ज इंडस्ट्री हमारे बड़े उद्योग हो गए। ठीक है, इसमें क्या क्या बनता है, क्लोथ, शुगर केन वगैरह, शुगर आ गया। ठीक है, शूज आ गए। उसके बाद हमारे स्मॉल इंडस्ट्री में बर्तन वगैरह आ गए। ठीक है, उसके बाद हाउस होल्ड इंडस्ट्री मीन्स की जो घरेलू उद्योग बोल देते हैं। ठीक है, दिए वगैरह बनाने इसमें आ जाते हैं। आगे कहता है डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज। क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हो। हाँ जी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। तो क्या कहता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी। प्रोडक्शन होता है उत्पादन करना वस्तुओं का बड़ी मात्रा में। आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करने के बाद। ठीक है, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको रॉ मटेरियल के ऊपर काम करके उसको मोर वैल्यूएबल, ज्यादा यूजफुल वस्तु बनाने को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। ठीक है, फिर से देखो, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्शन करना होता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन करना होता है, बड़ी मात्रा के ऊपर करना होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग किसके ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करके उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देना होता है, मूल्यवान वस्तु में बदल देने को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हाँ जी, तो देखिए आगे कहता है डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। तो यहाँ देखिए पेपर, क्या आप जानते हो कि पेपर जो वुड से बनता है, ये वुड है, वुड से कन्वर्ट करके उसको पेपर में बदल देते हैं। ठीक है, शुगर फ्रॉम शुगर केन, तो ये शुगर केन से हमारी शुगर बन गई। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन और एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पे ये बॉक्साइड है, बॉक्साइड से जाके आगे हमारा एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ ये कच्चा लोहा है। ठीक है, कच्चे लोहे को लोहा बना के, एल्यूमिनियम और लोहे को बना के आगे जो हमारा मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट स्टील बन जाता है। ठीक है, जो लोहे से और इनसे अधिक मूल्यवान बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये प्रोडक्ट लगातार बनते रहते हैं। डू यू आल्सो नो दैट सम टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न। तो यार्न का मतलब यहाँ पे थ्रेड हो गया आपका। ठीक है, मीन्स की धागे से लिया गया, सूत से लिया गया होता है, इसका नाम यार्न, सूत भी बोल देते हैं, थ्रेड धागा भी बोल सकते हो। विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है।
ठीक है। तो जो धागा है ये भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, आगे इंडस्ट्री में ही जाके इससे कपड़ा बनता है। तो पर ये जो बॉक्साइट है, ठीक है, ये माइनिंग के द्वारा निकाली जाती है, उसके बाद इसको चेंज करके इससे लोहा मीन्स की इससे बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरह लोहा जमीन से निकलता है, इसके बाद पहले इसको कच्चे लोहे को निकाल के, ठीक है, इसको आयरन में और जो बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका यूज होता है। हाँ जी, आगे पीपल एम्प्लॉयड इन ए सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल इनटू ए फिनिश्ड गुड। तो कहता है कि जो लोग होते हैं सेकेंडरी, द्वितीय जो सेकेंडरी एक्टिविटी में लगे होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, बनाते हैं प्राइमरी मटेरियल इनटू ए फिनिश्ड गुड। जो प्राइमरी मटेरियल होता है मीन्स की कच्चे माल को वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन की उनके पास अगर थ्रेड आ गया तो उसको कपड़े में बदल देना उन्होंने। ठीक है, द वर्कर्स एम्प्लॉय इन स्टील फैक्ट्री, इसमें आ जाते हैं जो काम करने वाले लोग हैं। स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले आ गए, कार फैक्ट्री में काम करने वाले आ गए। तो ब्रूवरीज ये देखिए, ब्रूवरीज वर्ड आ गया तो ये पीए पदार्थों के लिए, पीए पदार्थ इसको बोल देते हैं। जो लिक्विड जो पदार्थ होते हैं वो इसमें आ जाते हैं सारे, जैसे ये वाला मैंने एक पिक्चर दी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, उसके बाद बेकरीज, तो ये बेकरीज में बिस्किट वगैरह बनते हैं, वो सारे बनते हैं प्रोडक्ट, तो इसमें आ जाते हैं। तो ये फॉल इनटू दिस कैटेगरी, तो इसी कैटेगरी में ये सारे आ जाते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो कुछ लोग यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी लगे होते हैं। इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे। विच फॉल इन सेकेंडरी सेक्टर, तो जो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में जानेंगे। हाँ जी, आगे कहता है कि द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति होती है ना, ठीक है, किसी देश की आर्थिक उन्नति होती है तो उस देश के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उन्हीं से मापी जाती है ये। ठीक है, तो इन्हीं से किसी देश की आर्थिक उन्नति के बारे में मापा जाता है। हाँ जी, तो अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंस मीन्स की महत्व के बारे में जानते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के महत्व के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज, तो कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, माना जाता है बैकबोन, डेवलपमेंट की बैकबोन माना जाता है। तो बैकबोन होगा रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है, ठीक है, उसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की। तो क्यों, बिकॉज क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री not only help in the modernizing agriculture which form the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। secondary हमारा द्वितीय हो गया, तो tertiary हमारा थर्ड जो सेक्टर हो गया है। हाँ जी, कहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ठीक है, तो उन्होंने केवल कृषि में मीन्स की खेती बाड़ी ने आधुनिकीकरण नहीं किया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ खेती बाड़ी एग्रीकल्चर में ही जो हमारा आधुनिकीकरण नहीं आया है। मॉडर्नाइजेशन होता है कि आधुनिकीकरण आना, ट्रैक्टर मशीनों का यूज हो जाना एग्रीकल्चर में, बड़ी बड़ी मशीन आ जाना एग्रीकल्चर में, तो उसको मॉडर्नाइजेशन बोल देते हैं। कहता है कि विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो जिसने हमारी इकोनॉमी की बैकबोन भी फॉर्म की है, बनाई है। तो कैसे उसने कम कर दिया है हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन द एग्रीकल्चर। तो पहले सारे के सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग। कहता है कि एग्रीकल्चर के ऊपर से लोगों की डिपेंडेंस, लोगों का जो डिपेंड होते हैं ना एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको कम कर दिया है। ठीक है, और लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, लोगों को मीन्स की एक तो इसने क्या किया है कि मॉडर्नाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर में। ठीक है, दूसरा कि लोगों को जो बहुत ज्यादा डिपेंड थे एग्रीकल्चर के ऊपर, वहां से निकाल के उसको रोजगार दिया है। ठीक है, जो कृषि के ऊपर निर्भर थे। द्वितीय और द्वितीय में सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर में। हाँ जी, आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री।
कहता है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना हमारे देश में रेडिकेट होता है, खत्म करना। अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको खत्म करने की पहली शर्त है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तभी हमारे देश में से अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, बेरोजगारी और गरीबी हटाई जा सकती है। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। तो यही पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसके पीछे की मेन फिलॉसफी है। एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया, मीन्स की जो भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त के क्षेत्र में लगे उद्योग जो है ना इसी विचार पर आधारित है। ठीक है, तो इसी आगे है इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल disparities by establishing industries in tribal and backward areas। मीन्स की पिछड़े हो गया, रीजनल बैकवर्ड जो होता है, ठीक है, पिछड़े आगे हमारे, ठीक है, कि जनजाति तथा पिछड़ी श्रेणियों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है। ठीक है, बैकवर्ड एरिया में जो स्थापित कर देते हैं ना इंडस्ट्री वगैरह स्थापित करना, इसका मतलब ये है कि उनमें क्षेत्रीय असमानताएं हैं, ठीक है, जो भेदभाव है उन सभी को खत्म करना भी है। हाँ जी, कहता है कि एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो एक्सपोर्ट हो गया हमारा निर्यात, ठीक है, जो हमारा निर्यात जो हम करते हैं तो वो हमारे व्यापार को बढ़ावा देता है, कि जिससे क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज, बाहर वाला जो पैसा होता है हमारे देश में आना शुरू हो जाता है। मीन्स की निर्मित वस्तुएं, जो बनी हुई वस्तुएं होती है ना का जो निर्यात होता है व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इसकी उपेक्षा क्या होता है कि विदेशी मुद्रा होती है जो, ठीक है, विदेशी धन होता है हमारे देश में आना शुरू हो जाता है। आगे कहते हैं कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू ए वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स और हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस होता है, समृद्ध है, खुशहाल है। कहता है वो कंट्री जो ट्रांसफॉर्म होता है, बदल देती है अपने कच्चे माल को, ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड, बहुत तरह की अलग अलग वैरायटी में फिनिश्ड गुड्स की, बनी हुई वस्तुओं के, ठीक है, ऑफ हायर वैल्यू, बड़े पैमाने पे बदल देते हैं, तो वो कंट्रीज क्या है, समृद्ध है, खुशहाल है। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डिवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। कहता कि जो इंडिया की प्रॉस्पेरिटी मीन्स की समृद्धि भी इसी में है कि वो अपने व्यापार को एक तो बढ़ाए, डिवर्सिफाई, इससे विविधता लाए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्विकली एज पॉसिबल, जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो इसको करना चाहिए। हाँ जी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो कहता है कि एग्रीकल्चर, जो हमारी खेती बाड़ी जो इंडस्ट्री है ना, एक दूसरे से अलग नहीं है। क्या हमारी जो एग्रीकल्चर है तो जो हमारी इंडस्ट्री है एक दूसरे से अलग नहीं है। दे मूव हैंड इन हैंड, तो ये एक दूसरे के पूरक है, मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, पूरक है। फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैज गिवन ए मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। फॉर इंस्टेंस हो गया उदाहरण के लिए, कि जो भारत में कृषि उद्योग थे ना, उनकी उत्पादकता बढ़ाकर कृषि को एक बढ़ावा दिया है। मीन्स कि उसकी उत्पादक शक्ति में बूस्ट होता है, बढ़ाना, ठीक है, उसको बढ़ावा करके कृषि को बढ़ावा दिया है। हाँ जी, दे डिपेंड्स ऑन द लेटर और रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा टू द फार्मर। तो जो इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, वो डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए खेती के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट माल होता है, जो बना देते हैं प्रोडक्ट अपना, जैसे इसमें सच एज इरिगेशन पंप हो गए, सिंचाई करने के लिए पंप यूज करते हैं ना, ठीक है,
तो फर्टिलाइजर खादें वगैरह हो गई, इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हो गए, ठीक है, कीटनाशक पेस्टिसाइड जो वगैरह होती हैं जो, ठीक है, ये सारे के सारे ये फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। तो वो इसके ऊपर फार्मर डिपेंड करते हैं। तो पहले फैक्ट्रीज डिपेंड करती है खेतीबाड़ी के ऊपर, खेतीबाड़ी का प्रोडक्ट कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद वो माल तैयार करके, ठीक है, जिसमें इरिगेशन पंप, सिंचाई करने वाले पंप्स आ जाते हैं। फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं, उर्वरक, कीटनाशक, ठीक है, दवाइयाँ जो वगैरह होती हैं, ठीक है, और प्लास्टिक वगैरह जो पाइप वगैरह बनते हैं, इनके ऊपर हमारे जो किसान डिपेंड करते हैं। हाँ जी, दस डेवलपमेंट एंड competitiveness of manufacturing industry has not only assigned agriculture in increasing their products but also made the production process very efficient। तो कहता है कि इस तरह निर्माण उद्योग के विकास के मुकाबले में मीन्स की जो किसान है ना, केवल उनका उत्पादन को बढ़ाने में मदद ही नहीं मिली है, बल्कि जो उत्पादन प्रक्रिया है ना, ठीक है, उसको भी कुशल बनाया इन्होंने। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इस तरह जो निर्माण उद्योगों के विकास के मुकाबलेबाजी ने सिर्फ खेतीबाड़ी कारक जो थे उनके उत्पादक थे ना को बढ़ाने में सहायता की, बल्कि उसके उत्पादन प्रक्रिया को बहुत कुशल भी बनाया इन्होंने, ठीक है, जो उसकी उत्पादन प्रक्रिया थी ना उसको बहुत कुशल भी बनाया। हाँ जी, इन द प्रेजेंट डे, कहता है कि इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। कहते हैं कि जो प्रेजेंट डे में जो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, वैश्वीकरण हो रहा है, ठीक है, और इंडस्ट्री नीड, तो हमारी जो इंडस्ट्री है ना इसको जरूरत है मोर एफिशिएंट, ज्यादा कुशल बनने की, एंड कॉम्पिटिटिव मीन्स की प्रयोग की बनने की जरूरत है। मीन की दूसरी जो कंट्रीज है उनके माल की गुणवत्ता के उदाहरण, उनके कंपटीशन के मुताबिक आने की जरूरत है। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ। सेल्फ सफिशिएंट होता है ये अपने आप ही निर्भरता काफी नहीं है, कहता है कि अपने आप पे जो निर्भरता है वो काफी नहीं है। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो हमारी जो वस्तुएं उनकी क्वालिटी इंटरनेशनल की मार्केट में जो दूसरे देशों की वस्तुएं उनके मुताबिक होनी चाहिए। मीन्स की जो हमारी वस्तुओं की जो गुणवत्ता है ना वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, तभी हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतर पाएंगे। ओनली देन विल वी बी एबल टू compete in the international market, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके उनके साथ compete मीन्स की मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। उनकी वस्तुओं के अकॉर्डिंग हमारी वस्तुएं होनी चाहिए। अगर वो इस तरह के सपोज की मोबाइल बनाते हैं, ठीक है, कि वो कम रेट में आते हैं तो हमारा और उसकी क्वालिटी भी उस तरह की है, ठीक है, उसी तरह के हमको भी देखना पड़ेगा कि हमारे देश को भी किस तरह की वो क्वालिटी के मोबाइल्स बना रहे हैं, ठीक है, किस तरह की क्वालिटीज है, क्या क्या वो उसमें दे रहे हैं, तो उसकी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें सारा कुछ देखना पड़ेगा, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो योगदान है उसके बारे कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान उसके बारे में देखते हैं। ओवर द लास्ट 2 decades the share of the manufacturing sector has stagnant, तो stagnated होता है स्थिर, ठीक है, at 70% of GDP out of the total of 27% of the industry which includes 10% of the mining, quarrying, electricity and gas। क्यूरलिंग होता है उत्खनन और खदान, ठीक है। कहता है कि जो पिछले 2 दशक है ना उससे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो शेयर है स्टैग्नेंट है, स्थिर है, ठीक है, जीडीपी में आउट ऑफ 27% में से 17% आ जाता है। परसेंटेज ऑफ इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10%, इसमें माइनिंग वगैरह इंडस्ट्री जो आ जाती है, ठीक है, खनन,
गैस तथा विद्युतीय ऊर्जा वाले का 10% उसका हिस्सा आ जाता है। टोटल में से 17% जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हिस्सा आ जाता है 27% में से। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशिया इकोनॉमीज वेयर इट इज 25 to 35%। तो कहता है कि ये बहुत लो है अगर हम कंपैरिजन करते हैं ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ। इसका मीन्स कि पूर्वी जो एशियाई देश है ना उनसे हम इसका कंपैरिजन करें तो ये बहुत कम आ जाता है। वेयर इट इज 25 to 30%, जबकि दूसरी कंट्रीज का ये 25 से 35% होता है। ठीक है, दूसरी कंट्री का ये शेयर ज्यादा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 70% है तो वहां पे 25 से 35% होता है। The trend of growth rate is manufacturing over the last decade has been around 7% annum होता है सालाना। तो कहता है कि पिछले एक दशक से भारतीय जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, ठीक है, उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है पर साल, एक साल में। द डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। तो कहता है कि जो बढ़ोतरी की दर है ना उपेक्षित है, माना जाता है कि 12% हो जाएगी अगले डिके में, अगले दशक में। ठीक है, सिंस 2003, तो 2003 की बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एन्यूम। तो जो मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ रेट थी ना 9 से 10% रही थी इस साल में। विद एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरवेंशिस होता है हस्तक्षेप। ठीक है, इंटरवेंशिस बाय द गवर्नमेंट एंड रिन्यूड एफर्ट बाय द इंडस्ट्री टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इकोनॉमिस्ट होते हैं हमारे अर्थशास्त्री। ठीक है, इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट्स द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव इट्स टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेज। तो आने वाले डिकेज जो शताब्दी होगी, तो कहता है कि उपयुक्त जो सरकारी नीतियां हो गई, ठीक है, सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में जो बढ़ोतरी हो रही है ना के नए जो प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो हमारे अर्थशास्त्री है उनका अनुमान है, जो हमारे अर्थशास्त्री है ना उनका ये अनुमान है कि उद्योग के अगले जो दशक है, ठीक है, अगला दशक आना है, उसमें अपना जो लक्ष्य पूरा कर लेंगे। ठीक है, मीन्स कि दूसरे देशों की तरह 25 से 35 तक पहुंच पाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। जो हमारे इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, मीन्स कि ये अनुमान लगा रहे हैं। प्रोडक्ट होता है अनुमान लगाना मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कि हम अचीव कर लेंगे अपना टारगेट जो नेक्स्ट डिके आने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग competitiveness council MNCC has been set up with this object। कहता है कि इसके लिए ना हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल की स्थापना की गई है। तो हैज बीन सेट अप विद इट्स ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए इसी के लिए इसकी स्थापना कर दी गई है। तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में जानते हैं। इंडस्ट्रियल लोकेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो नेचर में ये कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स की जटिल होती है। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटीज और रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एक्सेट्रा। अवेलेबिलिटीज होता है कि उपलब्धता, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड होता है प्रभाव, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि रॉ मटेरियल, ठीक है, वहां पे उपलब्ध है, लेबर वहां पे है, कैपिटल मीन्स की पूंजी वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए सही जगह है, पावर इलेक्ट्रिसिटी है, या मार्केट की उपलब्धता है वहां पे। ये सभी चीजों को उपलब्ध होनी चाहिए वहां पे, तो तभी वहां पे एक आइडल प्लेस हो सकता है किसके लिए, इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए। इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल दीज फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। तो कहता है कि ये रेयरली पॉसिबल होता है कि ये सारे के सारे जो फैक्टर है एक साथ एक जगह पे हमें मिले, मीन्स कि इन सभी कारकों का एक साथ पाया जाना असंभव सा लगता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली होता है कि फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी टेंड्स टू लोकेट एट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस
where all the factors of industrial location are either available or can be arranged at lower cost। मीन्स कि इसके फलस्वरूप कॉन्सिक्वेंटली का फलस्वरूप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, ठीक है, इस तरह की लोकेशन अप्रोप्रिएट है, मीन्स की सही लोकेशन है। अप्रोप्रिएट मीन्स की ढुकमी होता है, ठीक है, उपयुक्त कह सकते हो इसको, उपयुक्त है जहां पे ये सारे फैक्टर मिलते हो, ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए। और आइदर और अवेलेबल हो और कैन बी अरेंज, यहाँ अरेंज भी किए जा सकते हो, पर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लो कॉस्ट पे, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए तभी ये आइडल प्लेस बन सकता है, ठीक है, इंडस्ट्री खुल सकती है कि सारे के सारे ये जो ऊपर वाले ये कैपिटल लेबर सारा कुछ वहां पे उपलब्ध हो, नहीं है तो अरेंज किया जा सकता हो, पर लो कॉस्ट पे अरेंज किया जा सकता हो। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोड्स होता है कि इस प्रकार कहता है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल, जब इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटी स्टार्ट होती है ना, साथ के साथ अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण भी शुरू हो जाता है, ठीक है। सम टाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, तो कई बार जो इंडस्ट्री को नजदीक स्थापित किया जाता है, शहर के नजदीक, ठीक है। दस इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि आपका औद्योगिकरण, और अर्बनाइजेशन हो गया आपका शहरीकरण। कहता है कि गो हैंड्स टू हैंड्स इन हैंड, ठीक है। तो कहता है कि 10 इस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण और शहरीकरण एक साथ चलते हैं, ठीक है। सिटीज प्रोवाइड्स मार्केट एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर्स, कंसल्टेंट्स होता है सलाहकार, ठीक है। तो याद रखना कंसल्टेंट्स होता है सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइस एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। तो अब क्या होता है कि इंडस्ट्री जो शहरीकरण हो जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का शहरीकरण हो सकता है, दोनों एक साथ चलते हैं। तो कहता है कि जो सिटी होती है, शहर प्रदान करते हैं, मार्केट प्रदान करते हैं, जो हमने इंडस्ट्री में चीज बनाई है तो उसको बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए मार्केट प्रदान करते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज, और सेवाएं भी हमें प्रदान करते हैं, ठीक है, मार्केट में सामान लाना, वहां से लेके जाना, ठीक है, सच एज बैंकिंग हो, उसके अलावा बैंकिंग की सुविधा, इंश्योरेंस की सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन यातायात की सुविधा, और शहरों से लेबर भी आसानी से मिल जाती है, सलाहकार भी मिल जाते हैं, और फाइनेंस एडवाइजर भी मिल जाते हैं हमें। तो ये सारा कुछ शहर के पास आसानी से हमें मिल जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज tend to come together to make use of the advantages offered by the urban centers known as agglomerations economics। तो agglomerations economics क्या होता है, इसका मतलब होता है सामूहिक बचत, ठीक है। तो क्या कहता है कि कई बार ना बहुत सारे जो उद्योग होते हैं नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूह बचत कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि कम्स टुगेदर, साथ में, ठीक है, मेक अस द एडवांटेजेस ऑफर्ड, जो शहरों से एडवांटेजेस मिलती है ना, उसके कारण शहरों के पास में ही स्थापित हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह जो उद्योग शहर के पास स्थापित हो जाते हैं, शहर से जो उनको लाभ मिलता है उसके कारण, तो इसे क्या बोलते हैं, सामूहिक बचत बोल देती हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सामूहिक बचत, या एग्लोमरेशंस इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, एग्लोमरेशंस इकोनॉमिक्स। तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, अपने इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि नगरों द्वारा दी हुई सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, या वहां से जो लाभ मिलता है उसके कारण क्या होता है कि उद्योग जो होते हैं नगरों के आसपास ही स्थापित हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एग्लोमरेशंस इकोनॉमिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो कहता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे आ लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशंस टेक प्लेसेस। तो कहता है कि धीरे धीरे वहां पे एक बड़े एरिया में एग्लोमरेशंस टेक प्लेस स्थापित हो जाते हैं, मीन्स कि वहां पे बड़ा औद्योगिक समूह, ठीक है, एग्लोमरेशन मीन्स होता है समूह बन जाता है, वहां पे एक बड़ा औद्योगिक समूह बन जाता है, बहुत सारे उद्योग एक साथ शुरू हो जाते हैं। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, मीन्स की स्वतंत्रता से पहले वाला जो पीरियड है उसको बोल देते हैं। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वर लोकेटेड इन प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
ओवर सीज ट्रेड सच एज ए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहता है आजादी से पहले जो मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे ना, वर लोकेटेड स्थापित हुए थे इन ए प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ओवरसी ट्रेड, मीन्स की जो बाहरी व्यापार के जिनके साथ हम व्यापार करते थे ना, मीन्स की विदेशी व्यापार यहाँ पे होता था, सच एज ए मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, तो ये बंदरगाही इलाके होता था, यहाँ से हम बाहर वाले देशों से व्यापार करते, तो यहाँ पे ज्यादा जो स्थापित हुए थे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली देयर एमर्ज होता है उभर के आना, सर्टन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ए ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड्स। हाँ जी, कॉन्सिक्वेंटली होता है फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली देयर एमर्ज होता है उभर के आना। ठीक है, पॉकेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन सेंटर्स सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल हिंडरलैंड्स। हिंडरलैंड्स होता है आंतरिक जो इलाके होते हैं, कि इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नगर औद्योगिक केंद्रों में नगर जो थे ना औद्योगिक केंद्रों के रूप में एमर्ज होता है उभर के आए। ठीक है, जिसमें जो ग्रामीण इलाके, जो गांव वाले इलाके थे, आंतरिक इलाके, वो आ जाते थे इसमें। तो आगे देखते हैं इंडस्ट्री मार्केट्स लिंकेज। तो ये सारा लिंक देखते हैं कैसे होता है। तो पहले इनपुट में क्या डालते हैं हम, देखिए रॉ मटेरियल होता है, इनपुट में हम मोस्टली रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, और एक कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या जरूरी चाहिए। पहले तो हमारे पास जमीन होनी चाहिए, उसी के ऊपर फैक्ट्री लगाएंगे, उसके बाद लेबर भी चाहिए, उसके बाद पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद हमारे पास तो ऑन्टरप्रेन्योर्स होता है ठेकेदार। ठीक है, ऑन्टरप्रेन्योर्स मीन्स होता है ठेकेदार। तो इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमें होना चाहिए सारा सामान। उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी होना चाहिए हमारे पास। ये सामान है, उसके बाद इस सामान को फैक्ट्री तक पहुंचाना होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर आउटपुट्स क्या आते हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट फैक्ट्री में तैयार हो गया उसको फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में भेजते हैं। तो इसमें मनी आती भी है और मनी जाती भी है। ठीक है, पैसा आपका पहले लगाने पड़ता है, उसके बाद मार्केट में से पैसा आपके पास आएगा। ठीक है, फिर उससे सामान खरीदोगे, फिर आप लगा दोगे, तो इस तरह जो पैसा है कंटिन्यू चलता रहता है मार्केट में भी। हाँ जी, तो आगे देखते हैं द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लेस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट होता है कम कीमत। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो ये इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं भी। किसी भी उद्योग की अवस्थिति का जो निर्धारण होता है, मीन्स की निर्धारण करना उसकी लोकेशन का कहाँ पे होनी चाहिए, तो उसकी न्यूनतम लागत पे ऊपर निर्धारित करती है। तो वो एरिया देखा जाता है तो बिल्कुल कम कीमत लगे इसको डिसीजन लेने में। ठीक है, कि जो फैक्ट्री हम लगा रहे हैं कौन सी स्थिति में है, कौन सी लोकेशन में है, ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लगेगी वहां पे। तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो आ जाती है इसमें, सरकारी नीतियों तथा निपुण जो हमारे लेबरर होते हैं, निपुण जो लेबर होते हैं, जो वो काम करने में निपुण होते हैं। ठीक है, उनको अच्छे से काम करना आता है। आल्सो इन्फ्लुएंस, ये भी प्रभाव डालते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन के ऊपर। तो एक तो कम कीमत होगी। ठीक है, वहां पे देखेंगे कि कीमत कम कहाँ पे मिल रही है, लेबर वहां पे स्किल्ड है, उनको अच्छे से काम आता है। तो ये सारे कुछ इसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री की क्या हो सकती है, तो इसको देखते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट ए साइट, मीन्स कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की जो लागत है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। कच्चा माल, रॉ मटेरियल कच्चा माल हो गया, ऑब्टेन प्राप्त करना हो गया उस साइट पे, उस जगह पे। तो डिसीजन आ गया, इधर देखते हैं डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, कि उस स्थान पर उद्योग की स्थापना का निर्णय लेना। ठीक है भी, हाँ यहाँ पे उद्योग लगा सकते हैं हम। तो आगे आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट ए साइट, मीन्स कि उस स्थान पर उत्पादन की लागत कैसी होगी। तो आगे हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है बंटवारा। ठीक है, कि जो उत्पादन की जो बंटवारा होगा और प्रोडक्शन की लागत होगी उसके बारे में देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है उनको देखने के बाद हम लोकेशन डिसाइड करते हैं फैक्ट्री की। हाँ जी, तो अब क्लासिफिकेशन
हाँ जी, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।